केंद्रीय मंत्री सुबोधकांत सहाय जी से कि वो आएंगे और राजनीतिक प्रस्ताव पर अपनी बात कहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सुरजेवाला जी। सम्मानित कांग्रेस प्रेसिडेंट खड़गे साहब, सम्मानित मंच और देश के कोने कोने से आए हुए सभी कांग्रेस के जाबाज साथियों, देवियों, कांग्रेस के इतिहास और परंपरा पर अपने आप को निछावर करने वाले साथियों, आज देश में एक आजादी जो कांग्रेस महात्मा गांधी के नेतृत्व में लड़ी थी और जो त्याग और बलिदान का कहानी का इतिहास है, कांग्रेस एक शहीद जत्था की पार्टी रही है, शहीदों की। और आज ये देश में फिर से एक वाणी की स्वतंत्रता, संविधान की रक्षा, लोगों की लड़ाई, आम आदमी की लड़ाई, भूख और बेरोजगारी के लिए आज फिर से एक दूसरी आजादी की लड़ाई लड़ने के लिए आज रायपुर के इस सम्मेलन से संकल्पित होकर के जाने का वक्त आ गया है। वक्त आ गया है साथियों, जब हम कहें गांव गांव से जो रिश्ता था, जो ब्रिज टूट गया था, पार्टी और पीपल्स का ब्रिज, उसको राहुल गांधी ने फिर से बनाने का काम किया है, उसको फिर से जोड़ने का काम किया है। आइए उस ब्रिज को लेकर के हम हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम के तहत गांव के हर बस्ती तक पहुंचने का काम करें। राजनीति, आज राजनीति जिस व्यक्ति से लड़नी है, जिस पार्टी से लड़नी है, जिस विचारधारा से लड़नी है, वो आज कब्जा कर लिया है। इस देश में मदारी का भेष बना के इस देश का प्रधानमंत्री आया था और आज तानाशाह बन करके आज देश पे कब्जा किया है। ये चुनौती है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि हमारे जो सारे पॉलिटिकल रिजोल्यूशंस हैं, हमने अपना समर्पण देने का काम किया है, हमने अपना कमिटमेंट साबित करने का काम किया है कि हम अक़लियतों के लिए, दलितों के लिए, आदिवासियों के लिए, अति पिछड़ा के लिए, महिलाओं के लिए, विकलांगों के लिए हम अपने आप को समर्पित करते हैं। इसलिए आप ये काम कैसे करेंगे जब आपको इस तानाशाही व्यवस्था से इस देश को मुक्त कराएंगे, तभी आप ये काम पूरा कर पाएंगे साथियों। इसलिए रायपुर का ये सम्मेलन एक टर्निंग पॉइंट होने जा रहा है, एक टर्निंग पॉइंट जिसमें एक तरफ राहुल जी जो आंख में आंख डाल करके इस देश का ये जो बेईमान है उसके आंख में आंख डाल करके बात करते हैं। आज कोई भी राजनीतिक दल सही बात और साफ बात नहीं कर रहा है। एक अकेला राहुल जी हैं और दूसरी तरफ हमें ऐसा अध्यक्ष मिला है, ऐसा जो जगजीवन राम के बाद इस देश को दलित का नेता मिला, ऐसा नेता मिला है जो आज पूरे अगर कहा जाए कि सेंट्रल इंडिया में लोग राह जाप रहा है, आज दलित का कोई नेता नहीं है। कांग्रेस वो वैक्यूम जो है वो खालीपन को पूरा कर सकती है। इसलिए ये वक्त है, आइए एकजुट होकर के नेतृत्व के पीछे खड़ा रहे और आखिरी मंजिल तक का यात्रा पूरा करे। बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सुबोधकांत जी। मैं अभी अनुरोध करूंगा अमृता दवन जी आए, आपको अमृता दवन जी। मंच पर उपस्थित ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन इंचार्ज आदरणीय केसी वेणुगोपाल जी, सम्मानित मंच और आज
सभा में उपस्थित कांग्रेस जन जो देश के कोने कोने से आज यहां पर उपस्थित हुआ है, कांग्रेस पार्टी ने मुझे यहां बोलने का अवसर दिया है। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानती हूं कि आज एक ऐसे ऐतिहासिक पल में मुझे अपनी बात, जो राजनीतिक प्रस्ताव है, उस पर बोलने का यह मौका मिला है। मैं अपने शेर से बात को कहना चाहूंगी कि एक हमारी और एक उनकी, मुल्क में है आवाजें दो। एक हमारी और एक उनकी, मुल्क में है आवाजें दो। अब तुम पर है कौन सी तुम आवाज सुनो, तुम क्या मानो। हम कहते हैं भूल के नफरत प्यार की कोई बात करो, वो कहते हैं खून खराबा होता है तो होने दो। हम कहते हैं धर्म और जाति से इंसान की पहचान गलत, वो कहते हैं सारे इंसान एक, ये ऐलान गलत। हम कहते हैं बेघर बेदर लोगों को आबाद करो, वो कहते हैं भूले बिसरे मंदिर मस्जिद याद करो। अब इस मुल्क में है आवाजें दो, अब तुम पर है तुम कौन सी आवाज सुनो, तुम क्या मानो। आज ये देश जिस स्थिति पर आकर खड़ा है, मैं मानती हूं कि एक वो देश था जो 1947 में राजनीतिक रूप से सशक्त बनकर निकला था, जिसे पंडित नेहरू जी ने एक लोकतंत्र के रूप में स्थापित किया था। और आज वो देश है जो वर्तमान के नेता, जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के शासन के अंदर, इस देश के अंदर लगातार विभाजन हो रहा है। कभी कभी विभाजन दिखता है तो दर्द होता है, लेकिन ये वो विभाजन है जो अंदर ही अंदर इस देश की जमीन को खत्म कर रहा है, जो अंदर ही अंदर इस देश के लोगों के मन में नफरत का बीज बो रहा है। एक ऐसा लोकतंत्र हमने स्थापित किया, एक ऐसा संविधान इस देश को दिया कि आज कई हजारों साल बाद भी कोई अगर इस देश पे राज करेगा तो संविधान उसको डेमोक्रेसी कन्वर्ट करके डिक्टेटरशिप नहीं करने देगा। ये वो लोग हैं जो इस संविधान के साथ खेलने का प्रयास कर रहे हैं। राजनीति के अंदर थोड़ा बहुत फेरबदल चलता है, लेकिन देश की राजनीति आज वर्तमान में इस जगह पहुंच गई है कि इन लोगों ने देश के संविधान के साथ खेलना शुरू कर दिया है। आज जरूरी है कि इस देश के ताने बाने को बचाइए। आज जरूरी है कि जो प्रेस की स्वतंत्रता है उस पर जो चोट लगी हम उसको बचाने का काम करें। आज जरूरी है जो लगातार न्यायपालिका के ऊपर आहत हो रहा है और जुडिशरी के जरिए जो पूरे देश को कंट्रोल किया जा रहा है, जो सरकार द्वारा दबाव बनाया जा रहा है, आज जरूरी है कि हम उसके खिलाफ खड़े हों। आज जरूरी है कि महिला सशक्तिकरण के लिए जो सोनिया गांधी जी का सपना रहा है, जिन्होंने हमेशा प्रतिनिधित्व की बात करी है, जिन्होंने हमेशा कहा है कि लोकसभा और राज्यसभा और विधानसभा के अंदर महिलाओं का आरक्षण होना चाहिए, आज जरूरी है कि हम उस देश की बात फिर से करें। अगर इस सरकार को चेताना है तो हम यहाँ पर बैठे सभी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को ये संकल्प लेना होगा, ये संकल्प लेना होगा कि इस देश के अंदर ये बंटवारा नहीं होने देंगे। जो सोच के साथ खिलवाड़ हो रहा है, जो भावनाओं के साथ खिलवाड़ हो रहा है, हम कांग्रेस का हर कार्यकर्ता ये संकल्प लेता है कि हम इस देश के अंदर ये वापस नहीं होने देंगे और हम इस देश के अंदर वापस से भारत जोड़ो यात्रा का जो संकल्प है राहुल जी का, उसको आगे लेके जाएंगे, उस देश की अखंडता को ऊपर करेंगे। समय का अभाव है क्योंकि सर मेरे साथ यहाँ पर आकर खड़े हैं। बोलने की बहुत इच्छा थी लेकिन मुझे इतना भी अवसर मिला, मैं इसके लिए बहुत बहुत आभारी हूँ। जय हिंद, जय भारत। अब मैं अनुरोध करूंगा राजस्थान से सांसद, हिंदुस्तान के सबसे बेहतरीन वकील, कांग्रेस के लीगल डिपार्टमेंट के चेयरपर्सन हमारे साथी अभिषेक सिंघवी जी को। आदरणीय खरगे साहब,
आदरणीय सोनिया जी, सम्मानित राहुल जी, प्रियंका जी, सभी मेरे सम्मानित कांग्रेसगण और सबसे ऊपर वो कांग्रेस वर्कर और अन्य लोग जो सामने मुझे दिख रहे हैं बड़ी तादाद में। आज का राजनीतिक प्रस्ताव कई बिंदुओं को आगे लाता है। 4-5 बिंदुओं पे मैं बहुत संक्षिप्त रूप में टिप्पणी करना चाहता हूं और उसके साथ साथ कॉन्क्रीट सुझाव, स्पष्ट सुझाव देना चाहता हूं। पहली बात, जो हमारे प्रस्ताव के ऊपर है, नीचे है, साइड में है, सब जगह है, अगर वो स्पष्ट नहीं भी लिखी गई है, और वो है कि कांग्रेस क्या है, भारत जोड़ो यात्रा क्या है, हमारा संविधान क्या है, भारत की सोच, आइडिया ऑफ इंडिया क्या है, और उसके जो स्तंभ हैं वो हैं सबको साथ लेके चलना, विघटन को रोकना, हमारी विरासत को, साझा विरासत को समझना, करुणा और सब तबकों को आश्वस्त करना, क्रोनी कैपिटलिज्म के विरुद्ध खड़ा होना, यही सब स्तंभ हैं जो राहुल जी ने भारत जोड़ो में दर्शाए थे। यही भारत की सोच, आइडिया ऑफ इंडिया के स्तंभ हैं और हमारा राजनीतिक प्रस्ताव इसलिए सर्वोपरि है कि वो इन मूल्यों को, इस विरासत को, इस इतिहास को याद दिलाते हुए आगे जाता है। मेरा दूसरा बिंदु स्पष्ट है और एक मुद्दे पे है। हमारे प्रस्ताव में एजेंसीज के दुरुपयोग के बारे में बात हुई है, तो मैं उसके 3 पहलू पे, एजेंसीज के दुरुपयोग के 3 पहलुओं पे आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं और उसके बाद अपना सुझाव रखना चाहता हूं। पहला कि 2014 के बाद सैकड़ों प्रतिशत ईडी, आईटी, सीबीआई इत्यादि अनेक एजेंसीज का दुरुपयोग बढ़ा है। जो वृद्धि हुई है, रेट ऑफ ग्रोथ हुआ है, वो सैकड़ों प्रतिशत हुआ है 2014 के बाद, 2014 के पहले की तुलनात्मक रूप से। दूसरा, 95% उस वृद्धि में विपक्ष, प्रतिपक्ष के विभिन्न पार्टियों के लोग हैं। और तीसरा कि ये जो 3 भाई बहन हैं बीजेपी के, सीबीआई, ईडी और आईटी, जब आप बीजेपी की कपड़े धोने वाली मशीन से निकल जाते हैं, जब आप दल बदल कर लेते हैं, तो यही तीनों एजेंसियां, भाई बहन, आपके भाई बहन बन जाते हैं। ये 3 आंकड़े हमने प्रस्तावित किए हैं कांग्रेस की तरफ से, संसद में बोले हैं, हमारे प्रेस डिपार्टमेंट ने बोले हैं। लेकिन इसका विकल्प क्या है? मैं इसलिए कहना चाहता हूं, आपके सामने रखना चाहता हूं कि अगर आप पक्षपात द्वारा, बराबरी की निगाह से नहीं ऐसी एजेंसियों का दुरुपयोग करते हैं, तो वो हमारे संविधान के अनुच्छेद 14 के विरुद्ध है। और इस बराबरी की व्यवहार को न रखने के आधार पर मेरा सुझाव है कि हमको घोषणा करनी चाहिए, बाद के राजनीतिक गठबंधन बाद में बनेंगे, लेकिन कम से कम ये संवैधानिक और कानूनी गठबंधन अभी बन जाना चाहिए कि सामूहिक रूप से इस देश की जो भी प्रमुख 15 पार्टियां हैं, वो एक साथ मिलकर उच्चतम न्यायालय में याचिका करेंगी कि अगर आप बराबरी का उपयोग या जो बराबरी का व्यवहार नहीं करते हैं इस एजेंसीज के विषय में, तो वो हमारे संवैधानिक मूल ढांचे का उल्लंघन है, बेसिक स्ट्रक्चर का उल्लंघन है। लेकिन ये कांग्रेस नहीं, सभी पार्टी को कांग्रेस के नेतृत्व में एक साथ मिलकर
याचिका करनी चाहिए। ये हुआ नंबर 2। नंबर 3, हमको सामूहिक रूप से ये घोषणा करनी चाहिए जिससे पूरे देश के सभी जो सरकारी अफसर हैं, जो इस दुरुपयोग में भागीदारी करते हैं, जो इसमें पार्टनरशिप रखते हैं, जो फायदा उठाते हैं इस दुरुपयोग का, उनको मालूम हो कि सरकार परिवर्तन के बाद एक आयोग बनेगा। उस आयोग का मुख्य काम होगा ऐसी गलत दुरुपयोग की साझेदारी जो की है अफसरों ने, चाहे वो किसी भी स्तर के हों, किसी भी एजेंसी के हों, उनके विरुद्ध कानूनी एक्शन लिया जाएगा। आयोग पहले तथ्य ज्ञान करेगा और उसके बाद ये लिया जाएगा। ये हमारी औपचारिक घोषणा, और ये भी जहां तक हो सके सामूहिक रूप से होनी चाहिए। तीसरा या चौथा जो न्यायपालिका के विरुद्ध आजकल लोग जिनको बहुत कम ज्ञान है न्यायपालिका का, दिन प्रतिदिन अजीबोगरीब वक्तव्य रखते हैं। वक्तव्य के हमारे मूल ढांचे वाला जो सिद्धांत है उसको बदल दो, हस्तक्षेप करने दो न्यायपालिका के नियुक्तियों पे। हमको इसको भी सामूहिक रूप से एक कानूनी सांविधानिक गठबंधन के आधार पर विरोध करना चाहिए, संसद के अंदर, संसद के बाहर, क्योंकि इसका एक ही उद्देश्य है, किस प्रकार से डरा के, धमका के, दबाव डाल के न्यायपालिका पे येन केन प्रकारेण नियंत्रण मिले। और छठा बिंदु कि हम ऐसा कानून लाएंगे, संशोधन लाएंगे, परिवर्तन लाएंगे जिससे जो आज जिसके बारे में हमको बात करनी चाहिए, एक जो पाठशाला खुली है जिसमें एक पूरा सेमेस्टर पढ़ाया जाता है, सरकार गिराने का सेमेस्टर का कोर्स, बीजेपी द्वारा, बीजेपी की पाठशाला, बीजेपी के विद्यार्थी। सरकार गिराने के 3-4 बिंदु हैं। पहला, इलेक्टोरल बॉन्ड्स का दुरुपयोग करके एमएलएस को खींचना, रुझाना, बदलना। दूसरा स्टेप, उनको ये करने के बाद, क्योंकि डिस्क्वालिफिकेशन, दलबदली वाला जो परिणाम है उससे बचना है, इसलिए एक स्पीकर को नोटिस दे देना जिससे कि वो अविश्वास मत का, जिससे कि वो कोई एक्शन न ले पाए। फिर दिल्ली छोड़ के बाहर भागना और अपनी इलेक्टोरल बॉन्ड्स वाली संपत्ति के आधार पर एक गवर्नर, राज्यपाल जिसका पद आपने विकृत कर दिया है, वो तुरंत उन्हीं डिस्क्वालिफाइड लोगों को शपथ दे देते हैं। इसको हमें एक्सपोज ही नहीं करना है, इसके विरुद्ध हमें संविधान संशोधन लाना है। और अंत में आखिरी बिंदु, 7वां बिंदु, एक इस कानूनी सांविधानिक गठबंधन के अलावा ये आवश्यक है कि हमारा राजनीतिक गठबंधन कांग्रेस के नेतृत्व में सभी धर्मनिरपेक्ष पार्टियों के साथ होना चाहिए, जल्द से जल्द होना चाहिए। अब 10 महीने बचे हैं, 11 महीने बचे हैं, और उसमें हमें ध्यान रखना चाहिए कि जब बीजेपी सबसे उत्तीर्ण परिणाम देती है राष्ट्रीय चुनावों में, तब भी उसका वोट शेयर 39-40 में 1 कम प्रतिशत होता है। इसका सही गणित का परिणाम यह है कि अगर बाकी जो 61 या 60% है, उसका ज़्यादा हिस्सा, उसका 90% अगर ये राजनीतिक गठबंधन विघटन से बचाए तो मोदी सरकार का कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। इसका नेतृत्व कांग्रेस को करना है। इस बारे में शुरुआत अभी होनी चाहिए, ये निरंतर अगले 6-8 महीने में चलनी चाहिए कि जो 61% बीजेपी के विरुद्ध वोट करते हैं, उनका विघटन या उनमें से 90% का विघटन हम बचाएं। जैसा कि खड़गे जी ने कहा था अपने वक्तव्य में, मैं उसी भावना को आगे बढ़ाते हुए ये कहूंगा, अंत में समाप्त कर रहा हूं मैं अपना वक्तव्य, कि
जिसको तूफानों से उलझने की आदत है, जिसको तूफानों से उलझने की आदत है, उस कश्ती को समंदर भी दुआएं देता है। और इसी भावना से लेकर कांग्रेस चली अभियान में। यही भावना पिछले कई वर्षों से कांग्रेस के साथ है और यही भावना के कारण हम विजय होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद अभिषेक सिंघवी जी। मैं अभी अनुरोध करता हूं महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण जी आपको संबोधित करेंगे। कांग्रेस के इस प्लेनरी सेशन में आज मौजूद खड़गे जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय सोनिया गांधी जी, आदरणीय राहुल गांधी जी, आदरणीय प्रियंका जी, केसी वेणुगोपाल जी, श्री बाघेल जी, मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़, मंच पे विराजमान सभी नेतागण, आज इस राष्ट्रीय अधिवेशन में आए हुए देश के मेरे तमाम कांग्रेस के साथी भाइयों बहनों, बुजुर्गों और दोस्तों, आज इस पॉलिटिकल रेजोल्यूशन, राजनीतिक ठहराव प्रस्ताव पे कुछ विचार रखने के लिए मैं यहां पर आपके सामने मौजूद हूं। सबसे पहले तो मैं मंच का आभारी हूं कि आज इस राजनीतिक प्रस्ताव पे मुझे विचार रखने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर यह मौका मुझे इन्होंने दिया है। भारत जोड़ो यात्रा का जिक्र सभी ने किया, जिसकी महाराष्ट्र में हमने अनुभव लिया। राहुल जी ने पूरे देश भर में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड उन्होंने क्रिएट किया कि जब इन्होंने 3,500 से भी ज्यादा किलोमीटर चलकर एक ही संदेश देश को दिया कि हमको नफरत की भावना इस देश में जिन जिन लोगों ने फैलाई है उसको तोड़कर भारत जोड़ो का काम हमको करना है। और आपने देखा कि इनके प्रयासों को इतना अच्छा समर्थन मिला, सिर्फ कांग्रेस के लोगों का ही नहीं, देश में के आम आदमी का, देश में के तमाम लोगों का, और अन्य राजनीतिक दल जो भी जुड़ गए उस सब एक होकर आ गए साथ में। हमें नफरत की राजनीति नहीं करना है, भारत को जोड़ने का काम हमने आज तक किया है। कांग्रेस के 70-80 साल में हमने देश को मजबूत करने का काम किया है, पर पिछले 7-8 सालों में जो हम आज महसूस कर रहे हैं उसको रोकना होगा। और इसीलिए भारत को जोड़ने का काम इस सबकी अहम भूमिका है। दोस्तों, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने जो संविधान लिखा, उस संविधान के जरिए हमने 70 साल में इस लोकतंत्र के अपने सभी उन चीजों का हमने अवलोकन किया कि जिसमें देश की जुडिशरी हो, देश की एग्जीक्यूटिव हो, देश की हमारी लेजिस्लेचर हो, देश की मीडिया हो, सबको हम लोगों ने स्वतंत्र रखा, सबकी आज़ादी हमने कायम रखी, सबको इज्जत दी और देश को बरकरार रखने का काम हमने पिछले 70 सालों में कांग्रेस ने किया है। कि संविधान में जो लिखा है उस संविधान के सभी तत्वों को कांग्रेस ने मजबूती के साथ स्वीकारा, उसको आगे बढ़ाया और उसके अनुसार ही अपना काम कांग्रेस ने किया है। आज हम देख रहे हैं कि इन देश के चारों स्तंभों को, देश के हमारे सारे स्तंभों को यहां पर खोखला किया जा रहा है। संसद की हालत अपनी देखी, संसद का कामकाज बिल्कुल ठप हो रहा है। देश की सुरक्षा, देश का किसान, आम लोगों के अधिकार, देश के भाईचारे पे जो भी खतरा मंडरा था उसकी भी चर्चा हो, बढ़ती महंगाई, रोजगार, किसी विषय पे चर्चा नहीं होते हुए जो भी कांग्रेस के या विपक्ष के लोग जो सच्चाई बयान करना चाहते हैं उसको रोका जाता है, उसका जो भी रिकॉर्ड है उसको एक्सपंज किया जाता है। और राजनीति लेजिस्लेचर में और लेजिस्लेचर के द्वारा या सांसद या पार्लियामेंट में जो भी विचार रखे जाते हैं उन विचारों को एक्सपंज करके रिकॉर्ड से निकालने का काम हम लोगों ने सबने नजदीक से देखा है। हमने हमारा ये कहना है कि ये गलत रास्ते पे लोगों को ले जाने का काम, लोगों को गुमराह करने का काम मौजूदा भाजपा सरकार देश में कर रही है। हर राज्य में जिनकी वहां सरकार है
वहां भी यह प्रयास हो रहा है और लोगों को दबाने का काम बड़ी सोच समझकर जो किया जा रहा है। आम आदमी का पैसा, चाहे वो LIC में हो, चाहे वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में हो, स्टॉक्स में लगाया हो, उसकी सुरक्षा नहीं रही, उसका पैसा खत्म हो गया। उसका जो भी मेहनत की कमाई थी, उस मेहनत की कमाई को आप लोगों ने सब देखा कि इन दिनों में जो भी स्टॉक्स की पोजीशन हुई, उससे देश का आम आदमी लुढ़ गया है, उसकी हालत खराब हो गई है। न इसके ऊपर कोई तहकीकात है, इसके ऊपर न कुछ बयान है, न इसके ऊपर कोई इंक्वायरी करने की शुरुआत है, कहीं पर कुछ नहीं है। तो ये हमारे लिए सबसे बड़ी चिंता की बात है। और जहां तक सवाल अदालतों का है, हम तो देख रहे हैं कि अदालतों की, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट हो, जजेस भी अपने आप को सुरक्षित नहीं समझते हैं। उनके भी हालात ऐसे हैं कि उनको भी काम करना, मौजूदा हालात में सरकार का हस्तक्षेप इतना कोर्टों में बढ़ गया है, जिसके वजह से हमारी जो आखिरी उम्मीद है, सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, वहां भी जाकर हमें अगर न्याय नहीं मिलेगा तो कहां मिलेगा, ये सवाल आज आम आदमी और सामान्य आदमी के सामने पैदा हो गया है। एक पॉलिटिकल वेंडेटा की तरह यहाँ पर हर चीज को नाप तोल कर जो विरोधी है उनको कुचलने का कार्यक्रम पूरे देश में हो रहा है। और जहां तक सवाल है हमारे गवर्नर हाउस की, आज देश के हर गवर्नर हाउस एक पॉलिटिकल केंद्र बन गया है। हमारा हर गवर्नर राजनीति कर रहा है और राजनीति के जरिए वहां पर पॉलिटिकली, डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट्स है, उनको डिस्टेबलाइज करने का काम ये होने जा रहा है। हमारे इस राजनीतिक प्रस्ताव में हमने कह दिया है कि हम गवर्नर हाउस की फंक्शनिंग ठीक होनी चाहिए। गवर्नर्स जो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस करके जो सरकारों को गिराने की बात करते हैं, उसको अकाउंटेबल रखना पड़ेगा ताकि वो जिम्मेदारी से अपना काम करे। और ये जो मामला चल रहा है ये बहुत ही खतरनाक है, जिसके हमने महसूस महाराष्ट्र में किया है। एंटी डिफेक्शन लॉ का धज्जियां उड़ाई गई है, एंटी डिफेक्शन लॉ की धज्जियां उड़ाई गई है। लोगों को, सांसदों को, हमारे विधायकों को शिवसेना से एक पार्टी से दूसरी ओर जाने के लिए मौका मिलता है, उन पे कोई कार्रवाई नहीं होती है, उनके ऊपर फैसले कोर्टों में तारीख पे तारीख ये रोज होती है, फैसला नहीं होता है। और डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड लोग एक पार्टी से जो चुने जाते हैं और जिनको एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत कहीं जाना नहीं चाहिए, उनको खुलेआम ये मौका मिलता ही आप सब लोगों ने देखा है, आजमाया है। तो मैं तो कहूंगा, एक जैसे उदाहरण के तौर पर हम देखेंगे कि किसी के घर में चोर घुसता है, रात भर वहीं सोते हैं, खाते पीते हैं और सुबह कहते हैं जहां हम रुके यही हमारा घर है। मतलब इतने खुलेआम चल रहा है मामला कि एक पार्टी को पूरा तोड़ मोड़ कर एंटी डिफेक्शन लॉ की धज्जियां उड़ाई गई है, ये हमने देखा है। हमारे मीडिया के भाई भी इसमें परेशान हैं, जो सरकार की, केंद्र सरकार की भूमिका नहीं लाइन टॉक करते हैं, उनको, उनके हाउसेस को भी किस तरीके से आज मौजूदा सरकारों के जरिए तकलीफ दी जा रही है। तो मीडिया हाउसेस भी इंडिपेंडेंट नहीं रहे हैं। कांग्रेस आज देश की एकमेव उम्मीद है, सिर्फ कांग्रेस ही देश को बचा सकती है। और आने वाला लोकसभा का चुनाव हो, आने वाला विधानसभा का चुनाव हो, चाहे वो प्री पोल अलायंस करे या पोस्ट पोल अलायंस करे, मेरी गुजारिश हमारे नेतृत्व से रहेगी, इसके बारे में फैसला जरूर करें। और जहां लाइक माइंडेड पार्टीज है, जहां साथ में लेना है, जहां प्री पोल अलायंस करना है जरूर कीजिए, जहां पोस्ट पोल करना है पोस्ट पोल कीजिए। स्थानिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए जो करने की आवश्यकता है वो करना चाहिए। लाइक माइंडेड सेक्युलर पार्टीज अगर एक होंगे तो ही भाजपा को वहां पर शिकस्त देना मुमकिन है, वरना डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी जो आज इस्तेमाल की जा रही है, वही पूरी देश में अंग्रेजों ने किया, वही पॉलिसी आज देश में अपनाई जा रही है। विरोधियों को तोड़ मोड़ कर आज ये सब शुरू है। अंत में मैं गुजारिश करूंगा, हमारे बेल बजाई जा रही है, इससे ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। मैं यही कहूंगा, जो हमारे प्रस्ताव आज इस महाधिवेशन में चर्चा के लिए सामने रखे हैं, फैसला होने के बाद रणदीप भाई मेरी गुजारिश है, इसके ऊपर अमल होना चाहिए। इतनी मेहनत करके आज सब कमिटीज ने प्रस्ताव बनाए हैं, विचार विमर्श करके इसके ऊपर हर चीज पे आप सोनिया जी, खड़गे साहब, राहुल जी, सभी के मौजूदगी में ड्राफ्ट बने हैं। मेरी अपेक्षा है
इसके ऊपर अमल करे और इस अमल करने के लिए एक मॉनिटरिंग कमेटी रखी जाए या जोनल काउंसिल रखी जाए जो इसकी अमल करने के लिए कांग्रेस ही सक्षम से काम कर सकती है। और इसलिए इस प्रस्ताव को ध्यान में रखकर हमें फैसला करना चाहिए। आखिर में यही कहूंगा, एक शेर यहां पर अर्ज करना चाहूंगा। कौन कहता है आसमान में सुराग नहीं हो सकता? कौन कहता है आसमान में सुराग नहीं हो सकता है? एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो, मेरा यही आपसे ये कहना है। ये अगर हम कर सकते हैं तो मुझे पूरी उम्मीद है कि जिस भरोसे के साथ में आज इन प्रस्तावों पर हर विचार व्यक्त किया जा रहा है उसकी यहाँ पर कहीं पर ख्याल रखा जाए, उसकी अमल करना चाहिए। इसके लिए यही कह के मैं 2 शब्द पूरे करता हूं। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत शुक्रिया अशोक चौहान साहब का। अब मैं एक नौजवान को जो इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस के चंडीगढ़ के अध्यक्ष हैं नसीब जी, उन्हें अनुरोध करूंगा कि वो आएं। मेरी दरख्वास्त है वक्ताओं से 3 से 4 मिनट से ज़्यादा ना लें और कोई नाम ना लें कांग्रेस अध्यक्ष के अलावा। बहुत ही आदरणीय मंच पर विराजमान कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल जी, रणदीप सुरजेवाला जी, पवन बंसल जी और सम्मानित मंच, क्योंकि 2 या 3 मिनट ही मिले बोलने के लिए, मैं धन्यवाद करना चाहूंगा तमाम लीडरशिप का जिन्होंने इस मंच से एक मजदूरों की और कर्मचारियों की आवाज बुलंद करने का मौका दिया। धन्यवाद करना चाहूंगा मैं। साथियों, बहुत सारे अलग अलग प्रदेशों के नेता इस मंच से बोल करके गए हैं। आपने सुना और आप सभी जानते भी हैं कि वर्तमान भाजपा की सरकार बहुत सारे वायदे हमारे को किए थे, चाहे वो 2 करोड़ नौजवानों को नौकरियों की बात हो, चाहे वो 15 लाख की बात हो, चाहे वो किसान के जो एमएसपी की बात हो, बहुत सारे वायदे किए थे। लेकिन साथियों, आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं कोई लच्छेदार भाषण नहीं देना चाहता। प्रदेशों में हम ये समस्या फेस कर रहे हैं। जब से बीजेपी सरकार ने सत्ता संभाली है, आए दिन वाटर कैनन, पानी की बौछारें, असम गैस के गोले हमारे ऊपर दागे जाते हैं। क्या अपनी मांग मनवाना? मैं इंटक का एक छोटा सा सिपाही हूं। पूरे देश भर में हम आंदोलन करते हैं अपनी मांगों के लिए, और जो जायज मांगे शांतिपूर्वक तरीके से हम सरकार से लड़ाई लड़ने का काम करते हैं। लेकिन साथियों, बदले में हमारी बात सुनने की बजाय हमारे ऊपर लाठियां, गोलियां और हमारे को साथियों जेल में भी डाला जाता है। आज हम इस मंच से एक संकल्प लेके जाएंगे, आने वाले समय में चाहे वो विधानसभा चुनाव है, चाहे वो राज्यसभा का चुनाव है, चाहे वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का चुनाव है, साथियों खासकर युवाओं से मैं एक संदेश देना चाहता हूं। आज एक संकल्प लेके जाएं, गली गली, कोने कोने, मोहल्ले मोहल्ले में आज एक हम संदेश देंगे। कांग्रेस की जो गतिविधियां हैं, जो कांग्रेस का इतिहास है, वो हम लोगों के घर घर तक पहुंचाने का काम करेंगे साथियों, तभी हम मिशन फतेह करेंगे। आपने देखा होगा 1.25 साल से ज्यादा दिल्ली के तमाम बॉर्डरों पर हमारे किसान भाई धरने पे बैठे रहे। भूल जाते हैं वो लोग 700 से भी ज्यादा किसानों की वहां हत्या हुई। साथियों, घंटी बज रही है, ज्यादा ना मैं बोलते हुए अपनी बात को विराम देता हूं। एक बार हाथ खड़ा करके तमाम लीडरशिप और युवा साथी हाथ खड़ा करके ये आश्वासन दे कि आने वाले समय में पूरे देश भर में सिर्फ कांग्रेस ही कांग्रेस होगी। दोनों हाथ खड़े करके एक बार सारे साथी करें। धन्यवाद साथियों। धन्यवाद नसीब जी। अभी अनुरोध करता हूं छत्तीसगढ़ कांकेर जिले के कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सुभद्रा सलाम जी को आए, वो आपको संबोधित करें।
छत्तीसगढ़ महतारी की, छत्तीसगढ़ महतारी की। आज भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस महाअधिवेशन में छत्तीसगढ़ के पावन धरा में अधिवेशन के कुंभ मेले में आप सभी साथियों को स्वागत करती हूं, आप सभी का अभिनंदन करती हूं और जय जोहार करती हूं। छत्तीसगढ़ के पावन धरा की ओर में आज छत्तीसगढ़ के इतिहास में ये पहला अवसर है। इस वर्ष हमारे प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं। इस अधिवेशन से प्रदेश के कार्यकर्ताओं को और ज्यादा इस अधिवेशन से ऊर्जा मिल रही है। हम सब कार्यकर्ता आप सबको विश्वास दिलाते हैं कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनाने के लिए हम सब समर्पित हैं। मैं कांग्रेस के उस राजनीतिक प्रस्ताव का समर्थन करती हूं क्योंकि ये आरक्षण के बदौलत और मैं एक आदिवासी क्षेत्र और एक आदिवासी इस आरक्षण के बदौलत मैं कांकेर जिले के उस ब्लॉक से हूं जहां अंतागढ़ ब्लॉक मैं 84 से 98 के बीच में पंचायती राज के कारण मैं जनपद की अध्यक्ष बनी। 2004 से 8 के बीच में मैं जिला पंचायत की सदस्य बनी और उसके बाद मैं जिला पंचायत अध्यक्ष और अभी मैं वर्तमान में जिला कांग्रेस कमेटी कांकेर जिले की पद में हूं और इस पद के मुझे हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री को और प्रदेश के समस्त कांग्रेस के वरिष्ठ जनों को मैं धन्यवाद देती हूं। एक आदिवासी महिला आज जिला कांकेर के संगठन को बराबर सभी मिलके आदिवासी क्षेत्र से हम सब मिलके ना मजबूती की ओर ले जा रहे हैं और मैं आप सभी को विश्वास दिलाना चाहती हूं कि इस महाअधिवेशन से आज पूरे राज्य के समस्त कार्यकर्ताओं को इस कुंभ के मेले की तरह अधिवेशन में सबको इतना ऊर्जा मिला है। आने वाला समय ये चुनावी वर्ष है, हम समस्त कार्यकर्तागण संगठन को और मजबूती करेंगे और मैं बताना चाहूंगी आज हमारे इस राजनीतिक आरक्षण के विधानसभा में प्रस्तावित पारित किया गया है। पूरा 75% आरक्षण हमारे विधानसभा में प्रस्तावित किया गया है। उसे भाजपा के नेताओं के द्वारा उसे रोका जा रहा है। आपको बताना चाहूंगी पंचायती राज आज हमारी महिलाएं जो स्वर्गीय राजीव गांधी की देन थी वो पंचायत के बदौलत आज हमारी महिलाएं खुल के राजनीति क्षेत्र में आई हैं और हमारे आदिवासी क्षेत्र के महिलाएं भी चढ़ बढ़ के भाग ले रही हैं। मैं ज्यादा नहीं कहते हुए मैं आप सभी को धन्यवाद दूंगी। मेरे को मंच में बोलने का अवसर मिला। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद सुभद्रा जी। मैं अभी अनुरोध करूंगा अखिल भारतीय कांग्रेस सेवा दल के मुख्य संगठक लालजी देसाई वो आए आपको संबोधित करें। धन्यवाद। आदरणीय कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे साहब, मंचस्थ सभी
महानुभाव और पूरे भारतवर्ष से आए हुए सभी एआईसीसी और पीसीसी के डेलीगेट्स एंड मीडिया के सभी साथी और पूरे कांग्रेस के कार्यकर्ता, मैं बात की शुरुआत करने का सोच रहा था कि किस मुद्दे से किया जाए, फिर लगा कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की जो जिंदा दिली है, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के जो जज्बा है, उसको ध्यान में रख के पहले बात करें। लगातार कोई लड़ने वाले कहते हैं तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत पर यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। आज वक्त है, एक आजादी का जंग हम लड़े और देश में दूसरे आजादी के जंग की जरूरत है, तो उस लाइन को बदलते हुए कहेंगे अगर देश में जरूरत है उन जंजीरों को तोड़कर आजादी को लाने की, तो वो लाने का काम जो है कांग्रेस का कार्यकर्ता करेगा। आप सब ने देखा है कि जिन लोगों ने इस देश से कांग्रेस मुक्त करने का एक पुलावी ख्याल रखकर देश भर में चर्चा कर रहे थे, आज वो पार्टियां कांग्रेस से डरकर लगातार कांग्रेस पर जो है वो एक के बाद एक अटैक करने लगी है। मेरा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को जो कहने का, यहां पे जो संदेश भी देने का, जो यहां खड़ा हुआ हूं कि राजनीतिक जब बात करते हैं, हम लोग राजनीतिक लड़ाई सिर्फ भाजपा के साथ नहीं लड़ रहे हैं। भाजपा तो उनका एक मुखौटा है, राजनीतिक चेहरा है। हम कांग्रेस के कार्यकर्ता और कांग्रेसी विचारधारा में मानने वाले लोग, हम जो राजनीतिक लड़ाई लड़ रहे हैं, इस देश के ऐसे संगठनों से लड़ रहे हैं जिनके इरादे बहुत खूब अच्छा नहीं है, जिनके इरादे सही नहीं है, जिनके इरादे आजादी के जंग में भी सही नहीं थे और आज भी सही नहीं है। राजनीति में राष्ट्रवाद का मुखौटा पहनकर राष्ट्रवाद की बात करने वाले लोगों को, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को सवाल पूछना चाहिए उनको जाकर कि तुम देशभक्ति का या राष्ट्रवादी का सर्टिफिकेट बांटने का तुमको अधिकार किसने दिया। हमको डिफेंसिव नहीं, अटैकिंग मोड में यह बात पूछने की जरूरत है और कहने की जरूरत है कि देश की आजादी की जंग में एक बूंद जिन्होंने खून ना बहाया हो, लगातार गद्दारियां की हो और आज भी देश के साथ धोखाधड़ी कर रहे हैं। मैं सभी साथियों को यह सवाल कहता हूं कि इनको किसने अधिकार दिया कि देशभक्त कौन है और कौन नहीं है तो तय करने का और अपने आप को देशभक्त के मुखट्टों में रखने का। देशभक्त किसको कहा जाता है? जो मेरे देश के झंडे को माने वो देशभक्त है, राष्ट्रगान को माने तो वो देशभक्त है, देश के संविधान को माने तो वो देश का भक्त है। जो लोग ना राष्ट्रगान को मानते हैं, ना देश के संविधान को मानते हैं और ना ही हमारे देश के ध्वज को मानते हैं, उनको देशभक्त हम लोग कैसे माने? तो ये खुलकर ये विचारधारा की लड़ाई लड़ने की जरूरत है। हमारे देश के सबसे बड़ी जो लड़ाई है वो विचारधारा की ऐसी लड़ाई कि जो जाति, धर्म, प्रांत और भाषा के नाम पर देश को बंटवारा करके देश की जनता को आपस में लड़ा के, इस भारत माता की संतान को आपस में लड़ाकर अपनी सत्ता की व्यवस्था करने वाले जो लोग हैं उसके खिलाफ की ये लड़ाई है। तो उस लड़ाई के लिए मैं ये कहूंगा कि आजादी के जंग में जब लड़े थे तो बिना काडर नहीं, सब लोग कहते हैं खड़े होके कि कांग्रेस एक आंदोलन है, मैं भी कहता हूं कांग्रेस एक आंदोलन है, पर कोई भी आंदोलन बिना काडर का नहीं हो सकता है और काडर पहले भी था, आज भी उस काडर की जरूरत है, प्रशिक्षण की जरूरत है। कांग्रेस में सबसे ज्यादा हमारे कार्यकर्ताओं का विचारधारा का प्रशिक्षण, तो मैं पॉलिटिकल रिजोल्यूशन में यह भी कहूंगा कि हमारी इस लड़ाई को, इस राजनीतिक लड़ाई को, इस विचारधारा की लड़ाई को अगर लड़ना है तो कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण के बारे में हमको लगातार सोचने की जरूरत है, उसके लिए व्यवस्था करने की जरूरत है, उसके लिए ध्यान देने की जरूरत है। और मेरी बात को मैं अंतिम शब्दों में यही कहूंगा कि जो रिजोल्यूशन में बात आया है भागीदारी वाला, हम लगातार कहते हैं कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी। तो ये भागीदारी वाला जो यहां पर रिजोल्यूशन आया और एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी और महिलाओं को लेकर जिस प्रकार से प्रावधान किया गया, ये हम सब के लिए खुशी की बात है, क्योंकि जनता की लड़ाई लड़ने वाली कांग्रेस पार्टी ही इस प्रकार का प्रावधान रख सकती है, बाकी सब तो दिखावा कर सकते हैं। मैं बात को समाप्त करते हुए ये कहा कि इन लोगों के दो बाजार हैं, एक नफरत का बाजार है जो नफरत फैलाते हैं और दूसरा उनका राजनीति उनके लिए बाजार है और राजनीति हमारे लिए देश की सेवा का काम है। वो राजनीति के बाजार में इसलिए कहता हूं कि उनके लिए एमपी, एमएलए और कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारी को, इलेक्टेड लोगों को खरीदना, वो हर जाके पूरा स्टेट खरीदते हैं, कभी नॉर्थ ईस्ट में जाके
कभी कभी जो बनी हुई सरकारी और लोगों को जो मैंडेट है, उन मैंडेट को वो लोग खरीदते हैं। वो राजनीति उनके लिए बाजार है और कांग्रेस पार्टी के लिए राजनीति है। ये जनसेवा का माध्यम है और इसीलिए हम लोग लगातार लड़ते रहेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद लालजी देसाई जी। अब मैं अनुरोध करूंगा, रुद्र राजू जी है आंध्र प्रदेश से, वो आपको संबोधित करेंगे। Thank you very much, sir. Honorable Congress President, senior leaders on the dais, my dear friends. So I want to take this opportunity to thank Congress Working Committee for including a special category status for Andhra Pradesh in the Subjects Committee. As you are well aware that under the leadership of Srimati Sonia Gandhi ji, as the UPA chairperson, Dr. Manmohan Singh ji as the Prime Minister, so we have been demanding for the special category status. And even UPA government has passed a AP Reorganization Act of 2014. So I request this House even to focus upon more on the AP Reorganization Act so that we can get back the vote bank of the Congress party. So the Polavaram, a major irrigation project, for the first time in the history, we have constituted a PPA and we have given that as a national project. And about the backward area developments in the Andhra, both in Rayalaseema and Uttarandhra, so we have given special package for that. So even we will have to implement that. And the important thing is the privatization of steel plant in Vizag, which was laid by Srimati Indira Gandhi ji, and it has been developed a lot by Rajiv ji and as well as P.V. Narasimha Rao ji. So it was almost 22,000 acres and worth of 3,000 crores, being monetized by this BJP government. So I request you all to protect against that steel plant. Thank you very much for giving this opportunity for Andhra Pradesh, and I also thank all the delegates both from Andhra and Telangana. Jai Hind, Jai Congress. थैंक यू रुद्र राजू जी। मैं कुछ नाम अभी बोलता हूँ, वो सब मंच के नज़दीक आने से अच्छा होगा। गौरव वल्लभ जी, पवन खेरा जी, श्रीनिवास इंडियन यूथ कांग्रेस प्रेसिडेंट, शेख अमीर बारामुल्ला और वी रामसुब्बू जी, जीतू पटवारी जी और करण महाल जी। मैं अभी अनुरोध करता हूं गौरव वल्लभ जी आए, आपको संबोधित करें। परम आदरणीय कांग्रेस अध्यक्ष, मंच पर विराजमान कांग्रेस पार्टी के सभी वरिष्ठ नेतागण, आदरणीय साथियों और मीडिया के मेरे दोस्तों, आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। साथियों, आज का 85वां महाधिवेशन एक ऐतिहासिक भारत जोड़ो यात्रा के बाद हो रहा है। भारत जोड़ो यात्रा ऐतिहासिक इसलिए है कि इसने नफरत की राजनीति करने वाले लोगों को बैकफुट पे ला दिया है, पर उसके साथ साथ एक इकोनॉमिक काम भी किया है कि आज देश में मुख्य पटल पर चर्चा हो रही है निरंतर बढ़ती बेरोजगारी की, निरंतर बढ़ती महंगाई की। आज चर्चा देश में अमृतकाल की नहीं हो रही है और नहीं चाहिए हमें ऐसा अमृतकाल जहां पर देश में भुखमरी की रैंकिंग 121 देशों में 107वें नंबर पर हो। हमें ऐसा अमृतकाल नहीं चाहिए जहां पे पर कैपिटा इनकम के अनुसार हम दुनिया के 197 देशों में 142वें नंबर पर हो। हमें ऐसा अमृतकाल नहीं चाहिए जहां पर 600 से ज्यादा हिंदुस्तान के लोग हिंदुस्तान छोड़ के दूसरे देशों में व्यापार सेट कर रहे हो। हमें ऐसा अमृतकाल नहीं चाहिए जहां पे देश में जेंडर गैप इंडेक्स 135वें नंबर पर हो। हमें ऐसा अमृतकाल भी नहीं चाहिए जहां पर
दुनिया में सबसे ज्यादा गरीब आज कहीं है तो वो हिंदुस्तान में है। 23 करोड़ लोग गरीब हैं। दूसरी ओर यूपीए सरकार का 10 साल का काम वो है, और वो काम क्या था कि 27 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर लेकर आने का काम किया। हमने आर्थिक प्रस्ताव आज आप सबके सामने रखा। उसके 2-3 मुख्य बिंदुओं पे आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। हमें ऐसा अमृतकाल नहीं चाहिए जो 45 साल की सबसे बुरी बेरोजगारी देश के युवाओं पर थोपता हो। हमें ऐसा अमृतकाल नहीं चाहिए जहां पे 60% हिंदुस्तान के काम करने वाले लोग रोजगार की तलाश ही नहीं कर रहे क्योंकि वो हताश हो चुके हैं सरकार की नीतियों से। और ये नोटबंदी से लेकर तालाबंदी का सफर हुआ। इस नोटबंदी से लेकर तालाबंदी के सफर ने सिर्फ एक ही काम कराया, एमएसएमई और छोटे उद्योगों पर ताले लगवा दिए। और आज जो मैं एक आंकड़ा आप सबके सामने रख रहा हूं, सीआईए कंसोर्शियम ऑफ इंडियन एसोसिएशंस का एक आंकड़ा, वो कहता है 76% एमएसएमई लॉस में चल रहे हैं। अरे चलेंगे ही ना, क्योंकि देश की सरकार सिर्फ 2 लोगों के बारे में सोचती है, उस सेक्टर के बारे में नहीं सोचती जो 12 करोड़ लोगों को डायरेक्ट रोजगार देते हैं। उस सेक्टर के बारे में नहीं सोचती। एमएसएमई 74% एमएसएमई पिछले 5 सालों में या तो उनकी आय घटी है या वो बंद हो गए। ऐसे अमृतकाल से तो मैं कहूंगा देश के लोगों को विष देकर 2 लोगों को अमृत पान कराना अमृतकाल नहीं है, वो देश के लोगों के लिए विषकाल है। इसलिए हमने हमारे आर्थिक प्रस्ताव में भी, आपने ध्यानपूर्वक पढ़ा होगा, हमने कई मुद्दों पे बात की। एक अहम मुद्दा आपके सामने रखना चाहता हूं। हम ये चाहते हैं कि देश में अर्थव्यवस्था में सिर्फ फोकस जीडीपी ग्रोथ पर ही ना हो, फोकस इस बात पर हो कि देश में नए रोजगार का सृजन कितना हुआ हो, देश में लोगों की जीवन स्तर में सुधार किस तरह हुआ हो, देश में लोग किस तरह खुशहाली और अपने सपनों को पूरा कर रहे हैं। हमने ये प्रस्ताव किया कि हम जो आर्थिक हमारा जो मॉडल है, जो 1991 का जो मॉडल डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने दिया, और उसके कारण देश में एक बड़ा तबका मिडिल क्लास आया। उस मिडिल क्लास को आज की सरकार की नीतियां लोअर इनकम ग्रुप में ट्रांसफर कर रही है और लोअर इनकम ग्रुप को पॉवर्टी में ट्रांसफर कर रही है। हमारे मॉडल में हम इंक्लूसिव डेवलपमेंट की बात करते हैं, ऐसे विकास की बात करते हैं जहां पे विकास यात्रा का फायदा हर व्यक्ति को मिले, सिर्फ 2 व्यक्तियों को नहीं। देश में अगर 10%, 8%, 6% विकास दर आती है तो सिर्फ 2 लोग आगे बढ़ते हैं। 600वें नंबर का आदमी दुनिया का दूसरे नंबर का रईस बन जाता है। अरे ये फॉर्मूला देश के युवाओं को भी दे दो मोदी जी, कि वो 600 नंबर वाला आदमी देश में दुनिया में दूसरे नंबर का रईस कैसे बन गया। देश के युवाओं को वो फॉर्मूला दे दो, एमएसएमईज को वो फॉर्मूला दे दो। बार बार मुझे अपनी बात संक्षिप्त में समाप्त करने का निर्देश मिल रहा है। मैं आप सभी का और जिन्होंने मुझे अवसर दिया है यहाँ पर खड़े होकर इस ऐतिहासिक महासम्मेलन में अपनी बात कहने का, मैं उनका आभारी हूँ। मैंने कुछ तथ्य आपके सामने रखे हैं। हम सबकी जिम्मेवारी है इन तथ्यों से देश के लोगों को और मतदाताओं को चुनावों से पहले अवगत कराएं और वापस ऐसी सरकार को चुनें जो लोगों के बारे में सोचती हो, जो लोगों से चुनी गई हो और लोगों के बारे में सोचती हो, जो सिर्फ 2 लोग ना चलाए और 2 लोगों के बारे में ना सोचे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद गौरव वल्लभ जी। मैं अभी अनुरोध करूंगा कन्हैया कुमार वो आए, आपको संबोधित करें। कन्हैया कुमार। सम्मानित मंच और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 85वें महाधिवेशन में आए हुए देश भर के आप तमाम प्रतिनिधियों का
मैं हार्दिक स्वागत करता हूं और जो हमारी संचालन समिति है उसको विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे इस 85वें महाधिवेशन में बोलने का मौका दिया है। मेरी आवाज़ जहां तक पहुंच रही है, आप तमाम कांग्रेस पार्टी के एक एक कार्यकर्ता को मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से जो हमारे देश के लोग 85वें महाधिवेशन से जुड़े हुए हैं, आप सबका भी मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, सबसे पहले मैं एक नौजवान होने के नाते भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो मौजूदा स्टीयरिंग कमेटी है, उसने जो संविधान में एक संशोधन किया है कि पार्टी प्रतिनिधित्व में हर एक स्तर पर 50 वर्ष से कम उम्र के व्यक्ति को 50% तक सीट जो आरक्षित किया गया है, मैं इस देश के नौजवानों के बिहाफ पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को कोटि कोटि धन्यवाद करना चाहता हूं। दोस्तों, मैं समझता हूं कि ये एक महत्वपूर्ण रेजोल्यूशन है। महत्वपूर्ण रेजोल्यूशन इसलिए है कि आप सब जानते हैं कि भारत दुनिया का सबसे नौजवान देश है। दुनिया का हर 5वां नौजवान कोई ना कोई भारतीय है। ऐसे वक्त में देश की दशा क्या होगी, देश की राजनीति क्या होगी, समाज का स्वरूप क्या होगा और हमारे आने वाले भविष्य का मुस्तकबिल क्या होगा, इसको इस देश का नौजवान तय करेंगे। कांग्रेस पार्टी ने इस बदलाव को महसूस किया है, उसके लिए हम अपने वरिष्ठ नेतृत्व को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। दोस्तों, आज जब रायपुर में देश की सबसे पुरानी पार्टी, उसका 85वां महाधिवेशन हो रहा है, तो हमारे सामने कुछ महत्वपूर्ण सवाल हैं और उन्हीं महत्वपूर्ण सवालों पर चर्चा करने के लिए यह हमारा डिस्कशन हो रहा है, यह प्लेनरी सेशन हो रहा है। और यहां मैं आपके बीच मौजूद हूं हमारे देश के इकोनॉमिक, आर्थिक और राजनीतिक रेजोल्यूशन क्या होना चाहिए उसके संबंध में कुछ बातें रखने के लिए। सबसे पहली बात तो हमको यह समझना चाहिए, देश की अर्थव्यवस्था देश के लोगों को नजरअंदाज करके नहीं चल सकती है। कोई भी ऐसी आर्थिक नीति जिसमें देश के लोगों को नजरअंदाज किया गया है, वो आर्थिक नीति देश की आर्थिक नीति नहीं हो सकती है। और आज हम जिस मोड़ पर खड़े हैं, हम देख रहे हैं कि नारा देश का लगाया जाता है, नाम देश का लिया जाता है और तिजोरियां दोस्त की भरी जाती है। ऐसी आर्थिक नीतियां आज इस देश के अंदर लाई जा रही है। मेरा एक सीधा सवाल है इस देश के हुक्मरानों से, कांग्रेस पार्टी का एक आम कार्यकर्ता होने के चलते, कि ऐसी कौन सी ऐसी नीति है कि देश गरीब हो रहा है। हमारा आर्थिक आंकड़ा हमको बताता है कि देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है आज के वक्त में। कोई ऐसा सेक्टर नहीं है जहां बेरोजगारी सर चढ़ करके बोल नहीं रही है। आप तमाम सर्वे उठा करके देख लीजिए, लगातार अमीर और गरीब की खाई बढ़ती जा रही है। इस देश के संसाधनों पर मुट्ठी भर लोगों का कब्जा होता जा रहा है। वैसी परिस्थिति में जो देश की संकल्पना है, जिसको महात्मा गांधी ने देखा है, जिसको मौलाना अबुल कलाम आजाद ने देखा है, जिसको सुभाष चंद्र बोस ने देखा है, जिसको श्रीमती इंदिरा गांधी ने देखा, जिसको स्वर्गीय राजीव गांधी ने देखा, जिसको इस देश की संविधान ने इस रूप में वर्णित किया है कि देश देश के लोगों से बनता है। जब देश देश के लोगों से बनता है तो आप मुझे बताइए कि देश कैसे गरीब हो रहा है और देश के 2-4 पूंजीपति कैसे अमीर हो रहे हैं। यह कौन सी ऐसी जादू की छड़ी है जो मौजूदा सरकार चला रही है। आप मुझे बताइए कि आम लोगों की आमदनी घटती जा रही है और देश के 1-2 पूंजीपति दुनिया के अमीरों की सूची में जाकर के शुमार हो जाते हैं। मैं यहां यह बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं, हमारी पार्टी अमीरों के खिलाफ नहीं है। हमारी पार्टी
पूंजीपतियों के खिलाफ नहीं है, हमारी पार्टी उद्योग धंधों के खिलाफ नहीं है, हमारी पार्टी उद्योगपतियों के खिलाफ नहीं है, लेकिन हम ऐसा देश नहीं चाहते हैं जहां आम लोगों के पास रोटी नहीं हो और प्रधानमंत्री के पास चलने के लिए 8,500 करोड़ का विमान हो। हम ऐसा देश नहीं चाहते हैं कि इस देश के आम लोगों के हाथ में शिक्षा नहीं हो, कलम नहीं हो, स्लेट नहीं हो, कंप्यूटर नहीं हो, मोबाइल नहीं हो, और इस देश की जो सरकारी संपत्तियां हैं, बीएसएनएल के बारे में क्या कहा गया? बीएसएनएल के बारे में कहा गया बीएसएनएल का मतलब होता है भाई साहब नहीं लगेगा। अरे भाई साहब नहीं लगेगा तो आप मुझे बताइए कि जियो धन धनाधन कैसे करेगा? यह सवाल आज इस देश के सामने खड़ा है। सरकार क्या करेगी? यह सवाल मैं पूछना चाहता हूं इस देश के नीति निर्माताओं से कि अगर एयर इंडिया नहीं होगा, जब देश में नहीं होगा एयर इंडिया, तो आप बताइए क्या करेंगे ज्योतिरादित्य सिंधिया? जब एयर इंडिया नहीं होगा, जब रेलवे नहीं होगा, जब बीएसएनएल नहीं होगा, तो मैं कहता हूं कि इस देश में मंत्री की क्या जरूरत है? जब देश में जनता नहीं होगी तो फिर इस देश में सरकार की क्या जरूरत है? जब देश में स्कूल नहीं होगा, अस्पताल नहीं होंगे, सड़कें नहीं होंगी, तो आप मुझे बताइए कि फिर संसद की क्या जरूरत है? इस देश की जो पूरी की पूरी संकल्पना है, उस संकल्पना को आज एक बार फिर से कांग्रेस के राष्ट्रीय महाधिवेशन में पुनर्विचारित करने की जरूरत है। देश का मतलब होता है देश में रहने वाले लोग। डीडी नेशनल पर एक कार्यक्रम आया करता था, नेहरू जी की किताब है डिस्कवरी ऑफ इंडिया। डिस्कवरी ऑफ इंडिया के एपिसोड में नेहरू जी आम लोगों से पूछते हैं कि बताइए कौन है भारत माता? किसको भारत माता कहते हैं? भारत माता इस देश में रहने वाले लोग हैं। जब हम भारत माता की जय बोलते हैं तो भारत माता की जय बोलने का मतलब है इस देश के 140 करोड़ लोगों की जय। और 140 करोड़ लोगों की जय का मतलब है कि 140 करोड़ लोगों के हाथ में पढ़ाई हो, 140 करोड़ लोगों के हाथ में काम हो, 140 करोड़ लोगों के लिए रोजगार की व्यवस्था हो, 140 करोड़ लोगों के लिए इलाज की व्यवस्था हो, 140 करोड़ लोगों के लिए चलने के लिए सड़कें हो, गाड़ियां हो, रेलवे हो, हवाई जहाज हो। और आपने देखा कि देश में कुछ लोग लोकतंत्र को अपनी बपौती समझ लिए हैं। अभी जब मैं हवाई जहाज की बात कर रहा था तो मुझे दिल्ली एयरपोर्ट याद आ गया। दिल्ली एयरपोर्ट पे भारी जो है सिक्योरिटी फोर्स आई थी हमारे एक नेता को गिरफ्तार करने के लिए। तो मैं दिल्ली में बैठे हुए हुक्मरानों को इस महाधिवेशन के माध्यम से कहना चाहता हूं, आपको मालूम नहीं है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का इतिहास। आपके पुरखों ने जिन अंग्रेजों की चापलूसी की थी, उन अंग्रेजों से लड़ करके हमने इस देश को आजादी दिलाई। इस बात को याद रखिएगा। ना आपके जेल से डरेंगे, ना आपके मुकदमे से डरेंगे, ना आपकी लाठियों से डरेंगे, ना आपकी गोलियों से डरेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इस देश की पार्टी है और इस देश के हकूक के लिए लड़ती रहेगी। इस बात को याद रखिएगा। और आज के समय में जो आर्थिक लूट की नीतियां चल रही हैं कि प्राइवेटाइजेशन ऑफ प्रॉफिट और सोशलाइजेशन ऑफ लॉस, फायदा होगा तो अदानी का और नुकसान होगा तो एलआईसी का, ये हम नहीं चलने देंगे। इस बात को आप याद रखिएगा। फायदा होगा तो प्रधानमंत्री जी के दोस्त का और नुकसान होगा तो इस देश के आम लोगों का पैसा जो एसबीआई में पड़ा हुआ है उसका, ये हम नहीं चलने देंगे। इस बात को याद रखिएगा। इसीलिए हमारा पॉलिटिकल और इकोनॉमिक रेजोल्यूशन ये है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का सेफ गार्ड है। हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पहरेदार हैं, हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के असली चौकीदार हैं। इस बात को याद रखिएगा। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इस बात को रिजॉल्व करता है, वी द पीपल ऑफ इंडिया। और यह जो वी द पीपल ऑफ इंडिया है, इसमें इस देश में रहने वाले वो तमाम लोग, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, पारसी हो, बुद्धिस्ट हो या वैसे भी लोग
जो किसी धर्म को नहीं मानते हैं, वो सब भारत के लोग हैं और उनके हकूक के लिए, उनके अधिकार के लिए, कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को बचाए रखने के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस संघर्ष करेगी। और यही जो पॉलिटिकल रेजोल्यूशन है कि हम देश के लोगों के बुनियादी सवालों के लिए रोजी रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पानी और इस देश के संविधान के लिए संघर्ष करते रहेंगे। इसी आशा और उम्मीद के साथ आप तमाम सम्मानित मंच और आप तमाम प्रतिनिधियों का एक बार पुनः स्वागत करते अपनी बात को खत्म करूंगा। शुक्रिया। इनकलाब जिंदाबाद। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस। धन्यवाद कन्हैया कुमार जी। अभी अनुरोध करूंगा पवन खेरा जी आए, वो आपको संबोधित करें। नमस्कार साथियों, जिन्हें सुन सुनकर हम बोलना सीखे हों, उनके सामने बोलने में बड़ा घबराहट होती है। आज मुझे ये अवसर मिला कि जिन सोनिया गांधी जी को हम सुन सुनकर प्रेरित होते थे, आज उनके आशीर्वाद से मैं 85वें महाधिवेशन में बोल रहा हूं। वक्त ऐसा आया है इस देश में अभी, कांग्रेस पार्टी, खड़गे साहब जब बोलते हैं उनकी वाणी में चूल्हे की महक होती है, मिट्टी की खुशबू होती है। और जब राहुल गांधी दहाड़ते हैं तो दिल्ली से नागपुर तक नेहरू गांधी बोलते रहते हैं हमारे प्रधानमंत्री जी और उनके पूरी नेता। उन्हें समझ ही नहीं आता हुआ क्या, अब जवाब क्या देंगे। सोनिया जी से हम सीखे हैं, कितनी भी कठिन परिस्थिति हो, सौम्यता से कोई समझौता नहीं होता है, कोई मूल्यों से कोई समझौता नहीं होता है। ये हम सोनिया जी से सीखें। राहुल जी, आप में महात्मा गांधी की सरलता और नेहरू की गहराई है। आपसे ये क्या मुकाबला कर पाएंगे। दो तरह की विचारधाराओं की लड़ाई है, दो तरह की विरासतों की लड़ाई है। दिस इज अ बैटल नॉट जस्ट ऑफ टू आइडियोलॉजीज, दिस इज अ बैटल ऑफ टू लेगेसीज। तो जब मैं आपसे कह रहा था कि ये दो विरासतों की लड़ाई है, जड़ें जोड़ती हैं और शाखाएं बांटती हैं। हमारी जड़ों से इनको नफरत है, क्योंकि हम जोड़ने की बात करते हैं। हमें इनकी शाखाओं से नफरत नहीं है, लेकिन जो इनकी शाखाएं बांटने का काम करती हैं, उसी को रोकने के लिए राहुल गांधी 4000 किलोमीटर पैदल चले। हम भी आराम उठा सकते थे घर पे रहकर। क्या जरूरत थी राहुल गांधी जी को इस तरह से पैदल चलने की, लोगों से मिलने की, इतना संघर्ष करने की। मुझे मीडिया के साथियों पर भी उनको देखता हूं तो बड़ा बुरा लगता है, दर्द होता है मन में। आज इनकी आवाज भी बंद कर दी गई है। हम तो फिर भी बोल लेते हैं विपक्ष में रहकर, हम तो बोलते रहेंगे। हां, कभी कभी हवाई जहाज से हमें उतार दिया जाता है, लेकिन हम फिर भी बोलेंगे। हमारे जो मीडिया के साथी हैं, 2014 से पहले ये हम पर खुलकर हमला बोलते थे और इनका हक था, बोलना चाहिए था इनको, इनका कर्तव्य था, ये बोलते थे। आज ये सरकार से सवाल नहीं पूछ सकते। सरकार से पूछना तो छोड़ दीजिए, ये हमसे ही सवाल पूछते हैं। चलिए, आपका स्वागत है, आप हमसे सवाल पूछिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। कल प्रेस वार्ता कर रहा था, मुझसे सवाल पूछा कि राहुल गांधी जी दाढ़ी कब हटाएंगे। वैसे राहुल जी, आपकी जो दाढ़ी है ना, ये करोड़ों लोगों के संघर्ष की दास्तान इस दाढ़ी में दिखाई देती है, जो आपसे मिले थे भारत जोड़ो यात्रा के दौरान।
इस दाढ़ी को जब देखते हैं तो पिछले 9 साल का सफर इस देश के नौजवान, बेरोजगार नौजवान, इस देश के जूझते हुए व्यापारी, इस देश का मीडिया, हम सब का सफर दिखता है इस दाढ़ी में। हम देख रहे थे आप कैसे करोड़ों लोगों से मिलते थे, उनका दर्द सुनते थे, उनका दुख बांटते थे। बार बार घंटी बज रही है, लेकिन यह बात जरूरी है कि ये जो लड़ाई है, मध्यवाद की लड़ाई लेफ्ट और राइट दोनों से होती आई है। जो सेंट्रिज्म है, सेंट्रिज्म